अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट वन इज चैप्टर नंबर, ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। हेडिंग इसकी सोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें हम दो फॉर्म्स पढ़ी थी। एक थी हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म, एक हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म थी, एक हमारे पास थी एक्सप्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होता है, फंक्शन होता है एक्स वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश और अप टू वाई ऑफ एन। nth ऑर्डर है, दिस इज nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसके डेरिवेटिव, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो ये यहाँ तक होगा, सेकंड ऑर्डर की होगी तो यहाँ तक होगा, थर्ड ऑर्डर की होगी तो इस तरीके से। और जो एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर बाहर हम निकाल लेते हैं, जो बाकी फंक्शन बच जाता है वो राइट साइड पे कर देते हैं। अब टू क्या होगा, वाई ऑफ n-1 तक क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर तो बाहर चला गया तो बाकी ये चीज़। अब हमने फिर अपने काम को डिवाइड किया था। सोल्यूशन जब हमने पढ़ा था, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने पढ़ी स्टार्ट किया था टॉपिक, तो हमने काम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमने किया था सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अपने काम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। दैट वन इज सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसी के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर लिया था और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू 0। और इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है कि हाईएस्ट बाहर ले लें तो वाई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमने पढ़ा था। अब ये फर्स्ट ऑर्डर तो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके फर्स्ट ऑर्डर में फिर हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो हमने पढ़े थे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा था नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर के फिर अंदर हमने फर्दर पढ़ा था बर्नौली। दूसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर ये कार्टी। और तीसरा हमने इसके अंदर पढ़ा था क्लैगट। फिर एक टॉपिक हमने एक्स्ट्रा भी किया था, वो था हमारे इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ये सारा सेकंड चैप्टर का एक किस्म का रिव्यू है। अब हम करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के बाद अगर कोई आ जाए, जैसे सेकंड ऑर्डर आ जाए, थर्ड ऑर्डर आ जाए, फोर्थ ऑर्डर, इस तरीके से। अब हम उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। अब उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं और इसके अंदर भी हम एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक हमारे पास होता है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हमारे पास होती है नॉन लीनियर। फिलहाल जो है वो हम लीनियर हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर में बताया था तो उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि द डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ द फॉर्म, ये हमने फॉर्म पढ़ी थी, वाई ऑफ एन प्लस ए ऑफ एन माइनस वन, वाई ऑफ एन माइनस वन प्लस अप टू ए टू वाई डबल डैश प्लस ए वन वाई डैश प्लस ए नॉट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. The differential equation of the form this is linear if number one conditions थी, कुछ कंडीशन ये थी कि y and its derivative, और ये y जो ही नहीं होता, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो उसके और उसके डेरिवेटिव्स शुड बी इन लीनियर पावर, यानी कि इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. y की, y डैश की पावर, y डबल डैश की पावर, ये सारी. दूसरा क्या था कि y और उसके डेरिवेटिव्स नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं आने चाहिए, नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म. और तीसरी जो कंडीशन थी कि y और इसके डेरिवेटिव्स शुड बी इन अलजेब्राइक फॉर्म. अलजेब्राइक फॉर्म का मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियल में नहीं आना चाहिए, y और उसके डेरिवेटिव्स एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इस तरह के फंक्शंस पे नहीं आने चाहिए. तो ये हमने पढ़ा था. एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास है 3y डबल डैश प्लस 2xy डैश प्लस 5y इक्वल टू e की पावर x. यहाँ पे देखें y की पावर क्या है 1, y डैश की पावर क्या है 1, y डबल डैश की पावर क्या है 1. ठीक है, ये पहली वाली कंडीशन होगी. दूसरा ये कि आपस में प्रोडक्ट में नहीं आ गए, y डैश, या जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ. फर्स्ट का आपके पास है 5y डैश y डबल डैश y डबल डैश इज इक्वल टू 3x. अब यहाँ पे देखें y और y डबल डैश जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ गया है. ठीक है, असल में होता ये है कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, वो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी. तो हमारी पावर कितनी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए हर टर्म के अंदर. तो ये चूंकि पावर ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए ये प्रोडक्ट फॉर्म वाला केस जो है वो नहीं होना चाहिए. तीसरी कि अगर इस तक ही आ जाए e की पावर y प्लस 5x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है, तो वाई स्क्वायर है, पावर ज़्यादा होगी फिर भी नहीं है. ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वाई डबल डैश कर देता हूँ. अब इसकी पावर 1 है मगर जो y है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, अलजेब्राइक फॉर्म में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल में आ गया. y x आ सकता है, देयर इज नो कंडीशन ऑन दी x. टोटल कंडीशन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव्स पे है, x पे कोई कंडीशन नहीं, x आए या ना आए हमें उससे कोई वो नहीं है. तो ये हमारे पास कंडीशन थी 3 लीनियर के लिए. तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, लीनियर. अच्छा, फिर हमने जब सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ा था तो हमने काम को इस तरीके से यहाँ तक लिया था. फर्स्ट ऑर्डर था तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक है. फिर हमने क्या किया था कि a1 से डिवाइड किया था तो वो हमारे पास y डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इक्वेशन बन गई थी. ये हमने उस तरीके से किया था. बल अब हमने ये सारी इक्वेशंस को कंसिडर करना है. ठीक है, अब ये सब इक्वेशन को जब कंसिडर किया था तो उसके अंदर एक चीज़ मैंने और भी कहा था कि नोट ये था कि ये जो a आ गए हैं, ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, मे बी कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, और मे बी फंक्शंस ऑफ एक्स, फंक्शंस ऑफ एक्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो हम तो जनरली चूंकि एक्स और वाई को स्टडी करते हैं तो एक्स इंडिपेंडेंट लेते हैं. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो, एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, जो भी हो. तो ये ए जो है वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. एक तो ये बात. दूसरी बात ये थी कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 हो जाए इसी के अंदर, देन इट इज homogeneous, then it is homogeneous linear higher order differential equation, higher order differential equation. यानी कि अगर इसके अंदर राइट साइड ना आए, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे राइट साइड पे 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस बन जाएगी. एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉन होमोजीनियस. फिर ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, एग्जांपल देखें कि एक एग्जांपल ये लेता हूँ, वाई डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0.
अब इसमें देखिए इसके कोफिशिएंट के कांस्टेंट्स हैं, तो ये मैंने बात बताई है कि ए कांस्टेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो फिलहाल यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब राइट साइड पे क्या है, जीरो। देखें होमोजेनियस की पहचान होती है कि वाई और उसके डेरिवेटिव्स हर टर्म में आने चाहिए, और कोई ऐसी टर्म ना हो जिसके अंदर वाई या ऐसी टर्म ना आती हो, ठीक है। अगर हम इसमें ये ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें इस टर्म में वाई और उसके डेरिवेटिव्स नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, नॉन होमोजेनियस, ठीक है। अगर ऐसी टर्म ना आए तो ये क्या कहलाती है, होमोजेनियस। अच्छा, अब हम अपने काम को भी दो हिस्सों में डिवाइड करने लगे, यहाँ पे भी एक तो ये कि लीनियर को पढ़ने लगे, लीनियर नॉन लीनियर भी नहीं है, नॉन लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस भी पढ़ेंगे और नॉन होमोजीनियस भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम फर्दर ये करने लगे कि ए बताया था कि ए कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ए एक्स के फंक्शन भी हो सकते हैं, तो फिलहाल हम ये लेंगे कि व्हेन वी विल स्टडी में हमारी क्या चीज़ है कि व्हेन एज आर कांस्टेंट्स, ए क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, तो हम वो केस लेंगे जैसे ये वाला है, इसके क्वेश्चन क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, तो हम ये वाला केस स्टडी करने लगे। अब ये होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस होगा तो जीरो आ जाएगा, नॉन होमोजीनियस होगा तो फंक्शन एक एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा जिसमें वाई और उसके डेरिवेटिव नहीं आएंगे। इसमें देखिए हर टर्म में वाई या तो वाई मौजूद है या उसके डेरिवेटिव मौजूद है, हर टर्म के अंदर कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। इसके अंदर वाई और डेरिवेटिव वाली टर्म है और एक टर्म एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई जिसमें वाई और उसके डेरिवेटिव नहीं आ गए, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस। तो अब हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं व्हेन एज आर कांस्टेंट, और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। जिल की बुक का चैप्टर नंबर 4 है, ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस, दोनों केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब होमोजीनियस में जरा देखिएगा कि सिर्फ लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड जीरो होती है, नॉन होमोजीनियस में राइट साइड भी आती है, तो लेफ्ट साइड एक जैसी कम से कम बन गई है, तो अगर जीरो आ जाए तो होमोजीनियस, ना हो तो नॉन होमोजीनियस। अब आगे देखते हैं, अब हमने एज क्या लेने, कॉन्स्टेंट्स लेने हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है कि एक चीज़ और बतानी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि अगर फर्स्ट करें कि हमारे पास इक्वेशन है वाई डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6dy ओवर डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से अगर मैं डी ओवर डी एक्स कॉमन ले लूँ, यानी कि इसको मैं इस तरह लेती हूँ, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6d ओवर डी एक्स ऑपरेटर के साथ ले रखा है प्लस 5, सब में से मैंने y कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं डी ओवर डी एक्स को कैपिटल D ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 5, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें कि कोई भी इक्वेशन अगर है तो हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव डी तो डेरिवेटिव ऑपरेटर है, तो इसके फंक्शन को एफ ऑफ डी हम यूज कर सकते हैं, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो जब होमोजीनियस होगी तो एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि होमोजीनियस में आपको पता है कि राइट साइड पे क्या होता है, 0, और नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, लेफ्ट साइड तो बदल जाएगी मगर राइट साइड पे कोई ना कोई फंक्शन आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू, अब कोई ना कोई फंक्शन आएगा तो हम इसको जी ऑफ एक्स कह देते हैं। तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इक्वेशन 1 कह देता हूँ, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है, देखें सिंगल डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, डी में कन्वर्ट हो गया, डबल डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, पावर 2 में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा। तो ये जो सेकंड और ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एन में आ जाएगा, ये क्या आएगा, डी एन माइनस 1, जितना डेरिवेटिव होंगे वो डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1, और चलते चलते डी स्क्वायर प्लस ए टू डी स्क्वायर ए 1 डी प्लस ए नॉट, और बाहर क्या आएगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ये वाले कि हमारे पास ये थी इक्वेशन। तो ये तो डी की पावर एन वाई में कन्वर्ट हो गया, ये डी की पावर एन माइनस 1 वाई में, पावर नहीं है डेरिवेटिव है, तो कन्वर्ट होते होते ये इस तरीके से, तो वाई जब सब में से कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ बन गई, और राइट साइड पे क्या है, फंक्शन है। तो इस चीज़ को हमने क्या कहा
अब चूंकि एफ यूज हो चुका है तो फाई ऑफ डी इंटू ये वाला वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इक्वेशन 1 को हमने इसमें बदल दिया। अच्छा, बुक में क्या किया हुआ है, आप लोगों की बुक में कैपिटल डी जो हमने लिया था डी ओवर डी एक्स के लिए, उसने इसकी जगह पे एम लिया हुआ है। कैपिटल डी भी यूज होता है, स्मॉल एम भी यूज होता है, ठीक है। एम बिकॉज ऑफ स्लोप, क्योंकि ये स्लोप होता है तो स्लोप की वजह से एम यूज है। वैसे डी भी, डी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर एम यूज कर लेंगे तो फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें डी ओवर डी एक्स की जगह आपने डी रखे ना, अभी अगर एम रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम उसके -6m + 5, तो ये एम की फॉर्म बन जाएगी, एफ ऑफ एम बन जाएगा, ठीक है। तो एफ ले लें, जी ले लें, जो मर्जी ले लें। तो बुक में चूंकि फाई यूज हुआ तो मैंने भी फाई यूज कर लिया, दिस इज द फंक्शन। अच्छा, अब होमोजीनियस जब होगी हमारे पास, ठीक है, होमोजीनियस तो राइट साइड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। होमोजीनियस के लिए राइट साइड क्या होनी है, 0 होनी है। तो होमोजीनियस के लिए फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और नॉन होमोजीनियस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई ना कोई राइट साइड पे क्या होगा, फंक्शन होगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास। अब ये जब हम पढ़ेंगे, इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज आपकी बनेगी 4.3, ठीक है। तो अब इसके अंदर नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन जिस तरीके से हमने इसका निकाला उसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे लेफ्ट साइड का। राइट साइड के लिए फिर हम सोल्यूशन अलग से पढ़ेंगे। और ये हमारी एक्सरसाइजेज होंगी 4.4, 4.5, 4.6 और 4.7, ठीक है। और 4.2 भी है। ये हमारे पास इस तरीके से हमने इसको स्टडी करना है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे नोटेबल पॉइंट से। नोट ये करना है कि फाई ऑफ एम होमोजीनियस की बात, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस होगा। फॉर होमोजीनियस की मैं बात कर रहा हूँ। ये फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। जब फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू 0 है तो दो केस बन जाएंगे, या तो फाई ऑफ एम 0 होगा या क्या होगा, वाई 0 होगा। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं तो या तो ये वाली चीज़ 0 हो जाती है या आपके पास x - 2 0 हो जाता है, ठीक है। और जब x - 1 0 होता है तो ये वाली चीज़ 0 नहीं होती, और जब ये 0 होता है तो ये वाली चीज़ 0 नहीं होती। तो यहाँ पे देखें, अगर फाई ऑफ एम 0 है इस केस के अंदर तो ये वाली चीज़ 0 नहीं होगी, और अगर ये वाली चीज़ 0 तो ये वाली चीज़ 0 नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम तो इक्वेशन का क्या करेंगे, सोल्यूशन निकाल गए। जिस तरह ये थी तो हम तो सोल्यूशन निकाल गए। सोल्यूशन में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें दो केस में, एक में y की वैल्यू निकल चुकी है, एक में y की वैल्यू नहीं निकली। होमोजीनियस की बात करें, दोबारा सुन लें, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कन्वर्ट होगी इक्वल टू 0। यहाँ पे दो केस बनेंगे, ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होता है तो ये वाली चीज़ 0 नहीं होगी, और अगर ये 0 हो जाए तो ये वाली चीज़ 0 नहीं होगी। चूंकि हम y निकाल गए तो ये केस 1 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा। दोनों केसेस में हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। इसमें अगर आप देखें तो y की वैल्यू निकल चुकी है, और वो क्या निकली है, 0 निकली है, ठीक है ना। आप इसको सेटिस्फाई कर लें, y 0 है तो y डैश भी 0 होगा, y डबल डैश भी 0 होगा। ये जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो ये 0 0 0 इक्वल टू 0, तो राइट लेफ्ट को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये भी हमारा सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि इसके लिए आप लोगों ने कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया। दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये y 0 नहीं है, कोई और फंक्शन है जिसको हमने निकालना है, तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा, होमोजीनियस के अंदर दो सोल्यूशन बनते हैं, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल। अच्छा, फिर नॉन ट्रिवियल, अब हमने ये निकालना है कि y 0 तो नहीं है तो क्या चीज़ है, तो वो हमने निकालना है। उसके लिए भी हमें फाई ऑफ एम को क्या करना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। तो फाई ऑफ एम को जब हम 0 लेते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन आपने किया था ये वाला, सिर्फ फंक्शन y को छोड़कर, देखें ये दो केस बनेंगे ना, ये 0 होगा या ये 0। तो जब हम इसको 0 के इक्वल लेंगे फाई ऑफ एम को, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम m वाले फंक्शन को या d वाले फंक्शन को इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे अब आगे काम आएंगी, तो इसको हम देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है कि जब हम होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस वाले पार्ट को, क्योंकि राइट साइड पे क्या है, 0 है, ये नॉन होमोजीनियस है ना,
नॉन होमोजीनियस में राइट साइड पे फंक्शन आता है, लेफ्ट साइड पे फंक्शन नहीं आता। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे फंक्शन नहीं आता, राइट साइड पे जीरो हो जाता है, तो हम होमोजीनियस पढ़ रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस है, ठीक है। और होमोजीनियस के अंदर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की कहानी चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ से, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू, ये होमोजीनियस है, फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है। दिस इज होमोजीनियस, दिस इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो जब हम इसका सोल्यूशन निकालें, इसका भी सोल्यूशन निकलता है और इसका भी सोल्यूशन निकलता है। तो यहाँ से जो सोल्यूशन निकलता है उसको हम क्या कह देते हैं, वाई सी, आगे जाके बता भी दूंगा वाई सी के क्या होता है। और एफ यहाँ से राइट साइड से नॉन होमोजीनियस में जो राइट साइड से सोल्यूशन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, वाई पी कहते हैं। तो पूरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हमारा होता है वाई, जनरल सोल्यूशन। ये हमारा क्या होता है, जनरल सोल्यूशन, वो क्या होता है वाई। तो जो नॉन होमोजीनियस में दो फंक्शन बनते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो राइट साइड से जो सोल्यूशन निकलेगा वो वाई पी कहलाएगा, लेफ्ट साइड से जो निकलेगा वो वाई सी कहलाएगा। और दोनों को ऐड कर देंगे तो यही हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस के केस में। और जब हम होमोजीनियस पढ़ेंगे तो होमोजीनियस में क्या होगा कि राइट साइड वाली चीज़ तो आएगी नहीं, तो जब ये राइट साइड नहीं आएगा तो वाई पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होमोजीनियस के केस में वाई पी क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसका तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कौन सा सोल्यूशन बचेगा, वाई सी। तो वाई पी जब जीरो कर देंगे इस केस के लिए होमोजीनियस के अंदर, तो वाई सी जो होगा वही हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। ये चीज़ पे बस ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज़ को अब हम आगे जाके स्टडी करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वन इज solution of homogeneous differential equation। याद रखिएगा पीछे हमारे पास स्टोरी कौन सी है, हायर ऑर्डर है, ठीक है, और लीनियर है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और एक और बात भी है कि कोफिशिएंट्स क्या है, कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स, ये भी चीज़ है। ये तीन कंडीशंस हमने रख ली हैं, कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स, ये हमारे पास जी। अब मैं एक सेकंड ऑर्डर के लिए बताता हूँ कि फिलहाल हम सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर समझा दूंगा तो उसके बाद हायर ऑर्डर के लिए भी समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़, तो उसको फिर थ्योरी की तरफ लेके जाऊँगा। देखें, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन है, तो मैंने अभी आपको कहा था कि हम इसको एम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाई डबल डैश आ जाए तो आप उसकी जगह एम उसके लिख लें, वाई डैश की जगह क्या लिख लें, एम लिख लें, और जहाँ पे कुछ भी नहीं तो उसका जो कांस्टेंट है वो आप ले लें, तो ये ब्रैकेट में लगा दें, तो ये वाई इक्वल टू जीरो। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी मैंने सारी डिटेल बताई भी आपको। अच्छा, जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ठीक है, होमोजीनियस। अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन, here trivial solution is क्या बनेगा, y इक्वल टू जीरो, ये तो इसका बन गया ट्रिवियल सोल्यूशन पहले केस के लिए, यानी कि ये जीरो होगा या ये जीरो नहीं होगा, ये केस होगा ना इसका कि हम उसके माइनस एम माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो होगा, या क्या होगा, y इक्वल टू जीरो होगा। तो ये तो y इक्वल टू जीरो, तो हम सोल्यूशन ही निकाल गए ना, इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकाल गए। सोल्यूशन का मतलब हम y की वैल्यू निकाल गए, तो यहाँ से तो y की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो इस केस में जब हमने इसको जीरो लिया तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। अच्छा, अब दूसरा क्या होगा कि दूसरा नॉन ट्रिवियल, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देखिए दो केस बने थे, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये हो गया, अगर ये जीरो नहीं होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वाई जीरो के इक्वल नहीं आएगा, वो हमने निकालना है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम फाई ऑफ एम को क्या लेते हैं, इक्वल टू जीरो, जिसको मैंने नाम क्या दिया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का नाम दिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। जब हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, y नहीं, अब याद रखिएगा y पहले था, तो हमने जब दो केस बनाए तो ट्रिवियल सोल्यूशन अलग हो गया, नॉन ट्रिवियल के लिए हमने इस चीज़ को m वाली इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करना है। यहाँ से देखें ये क्वाड्रेटिक है, जब क्वाड्रेटिक है तो m की वैल्यूज निकलेंगी, और यहाँ से आपके तीन केस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि m की जो दोनों वैल्यूज हैं तो वो क्या आ जाए, दोनों डिफरेंट आ जाए। इसको सॉल्व करेंगे ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन जो भी करें, तो इसका ये होगा कि दोनों वैल्यूज क्या आ सकती हैं, डिफरेंट आ सकती हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों वैल्यूज क्या आ जाएं, सेम आ जाए। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये वैल्यूज क्या आ जाएं, कम्प्लेक्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है।
फिलहाल जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला केस बनता है, आप इसको फैक्टराइजेशन करके देख लें। तो यहाँ तक तो हम पहुँचेंगे, ठीक है। अब देखें ये कितने ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी 5m = 0, वो कितने ऑर्डर की बनेगी, सेकंड ऑर्डर की बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सेकंड ऑर्डर है तो क्वाड्रेटिक बनेगी, थर्ड ऑर्डर है तो क्यूबिक बनेगी, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर है तो एम स्क्वायर ही बनेगा ना, तो जब एम स्क्वायर बनेगा तो वो तो क्वाड्रेटिक होती है, तो क्वाड्रेटिक से फिर हमारे पास ये 3 केस बनेंगे, वही भी मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। पहला केस कौन सा है कि अगर ये दोनों वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट हो। फिर दूसरा केस पढ़ेंगे कि ये दोनों सेम हो। तीसरा केस पढ़ेंगे जब ये कम्प्लेक्स आ जाए। तो फिलहाल ये तो समझाने के लिए था, ये यहाँ से इसकी वैल्यूज ये निकलती है, ठीक है। तो फिर इसका सोल्यूशन बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। फॉर सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन, consider second order homogeneous equation phi of my equal to 0, ठीक है। This implies that trivial solution is y equal to 0, or for non-trivial solution we have characteristic equation phi of m equal to 0, ठीक है। Since इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर, इक्वेशन सेकंड ऑर्डर थी तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। सिंस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर, सो फाई ऑफ एम विल बी क्वाड्रेटिक। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फाई ऑफ एम क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। देन देगा 3 केसेस, देगा 3 केस। ये आपने एफएससी में भी 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। 3 cases. Number 1, m has distinct values. m has distinct values का मतलब दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे ये था, दोनों वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। से हम फर्स्ट कर लेते हैं कि एक वैल्यू जो है वो m1 है, दूसरी वैल्यू क्या है m2। ये इसकी बात करेगा कि 2 वैल्यूज होंगी, दोनों क्या डिफरेंट है, एक को m1 ले लेता हूँ, एक को m2 कह देता हूँ। स्टैंडर्ड है ना, थ्योरी पढ़ गए तो उसके अंदर। and complementary solution will be complementary solution, इसको हम complementary function भी कहते हैं, ठीक है। solution और complementary function भी कहते हैं, इसी को हम characteristic solution भी कहते हैं, इसी को हम characteristic function भी कहते हैं। और इसको हम लिखते हैं YC से, इसको कैसे लिखते हैं, YC से। वो जो पीछे अभी मैंने कहानी बताई थी ना आपको, नॉन होमोजेनियस के लिए YC भी होगा, YP भी होगा, तो लेफ्ट साइड के लिए YC, ठीक है। और चूंकि होमोजेनियस पढ़े तो होमोजेनियस में YC जो होगा वही आपका जनरल सोल्यूशन भी होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन YC इज इक्वल टू। अच्छा, एक मैंने थ्योरी के अंदर जब इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस पर पढ़ाई थी तो उसमें मैंने एक बात की थी कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही कांस्टेंट आएंगे सोल्यूशन में। तो ये कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की, तो कितने कांस्टेंट आएंगे, 2 कांस्टेंट आएंगे। तो वो देखिएगा हमने क्या करना है जी, तरीका क्या किया है, पहला कांस्टेंट लगा देना है, ई लिखना है, ई के साथ ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो लगानी है, और साथ एक्स लगा दें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा देना है पहली वैल्यू के लिए। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा कांस्टेंट, ई की पावर दूसरी वैल्यू, साथ क्या लगा दिया आपने, एक्स लगा दिया। तो ये इसका क्या कहलाएगा, YC कहलाएगा, ठीक है। एंड जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू YC होगा, क्योंकि होमोजीनियस है। अगर नॉन होमोजीनियस होगा तो प्लस YP भी आएगा, वो राइट साइड भी आ जाएगी, राइट साइड को भी निकालना पड़ेगा। तो यही जो हमारा होगा सोल्यूशन, यही हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन भी होगा। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन इज आल्सो जनरल सोल्यूशन। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लें सोल्यूशन कि वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख दिया। जब इस फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ से फिर आपने लिखना है कि ट्रिवियल सोल्यूशन इज y इक्वल टू 0। 1 की जगह आप लिख लें कि हेयर ट्रिवियल सोल्यूशन इज y इक्वल टू 0। फिर आप लिख लें कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाई ऑफ m इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाई ऑफ m ये है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लें, सॉल्व कर लें, m की 2 वैल्यूज निकल आए।
ये आपने काम नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, ये चीज़ समझाने के लिए थी। m की दो वैल्यूज निकल आई, ये m1 है, ये m2 है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? इसके बाद आपने लिखना है देन कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन इज, कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, तो वाई सी इक्वल टू कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 3 और -2। तरीका कहा क्या बताया कि पहला कांस्टेंट लगाएं, e की पावर पहली वैल्यू लिखें और साथ x लगा दें, फिर प्लस C2 दूसरा कांस्टेंट लगाएं, e की पावर दूसरी वैल्यू लिखें, साथ क्या लगा दें, x लगा दें। तो ये आपका वाई सी है। जितनी वैल्यूज होंगी, अगर 3 होंगी, 4 होंगी, अगर क्यूबिक ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है तो ये 3 बनेगी वैल्यूज, फोर्थ ऑर्डर है तो ये 4 बनेगी। अगर चारों डिफरेंट है तो हमने इस तरीके से अलग अलग करते जाना है। एंड जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू वाई सी, और y हम आगे क्या आ जाएगा, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर -2x, ये हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका पहला केस हमने ये पढ़ा कि m हैज डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, ठीक है। बाकी केसेस हम फिर बाद में